हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरजेएस बायोलॉजी में। और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने स्टडी को जो जारी रखिए। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो रहेगा एंडोस्पर्म, या हिंदी में इसको कहेंगे भ्रूण कोश। ध्यान रखना है, यहाँ भ्रूण कोश है। तो क्या होता है भ्रूण कोश, इसको समझने से पहले यहाँ देखिए आप कि मैंने यहाँ पर एक स्टेल या स्त्री केसर का डायग्राम बनाया है। और हमने इसमें पिछले जो वीडियो जो उसमें हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो है ओव्यूल है, उस ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सेक बनता है। और इस एम्ब्रियो सेक के अंदर जो है यहाँ पर 3 सेल्स थी जिनको हम एक अपर्चर या अंड समुच्चय कह रहे थे। उसमें से एक सेल जो अंड कोशिका थी, और बीच में जो है वो 2 केंद्रक जिनको हम पोलर न्यूक्लियस कह रहे थे, वो दोनों यहाँ पर जो है वो फ्यूजन होकर और यहाँ पर सेकेंडरी या द्वितीय केंद्रक बना रहे थे। और यहाँ पर ये जो है अंड कोशिका थी। अब आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद में ये अंड कोशिका जो एक नर युग्मक के साथ में फ्यूजन करके और जाइगोट बना रही थी। तो अब ये बन गया जाइगोट, जिसको हम कह रहे हैं युग्मनज। और ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस था, ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन एक मेल गैमेट के साथ फ्यूजन करके और प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्र बनाता है। और ये 3n होता है, त्रिगुणित होता है। और ये होता है 2n जो डिप्लॉयड होगा। तो ध्यान देना यहाँ पर कि अब इसके बाद में जैसे ही फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है, तो ये जो ओव्यूल है वो आगे चल के सीड में चेंज होगा, यानी ये बीज में बदल जाएगा। तो निषेचित बीजांड जो है वो बीज कहलाते हैं। और ये जो ओवेरी था यहाँ पे, ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है वो फ्रूट में चेंज होगा, ये फल में बदल जाएगा। और फल में बदलने के बाद में ये पूरी संरचना जो प्लांट से अलग हो जाएगी। अब अगर ये संरचना पूरी जो प्लांट से अलग हो रही है, तो इसके अलग होने के बाद में अंदर जो एक नेक्स्ट जनरेशन का जो एक छोटा रूप है जिसको हम जाइगोट कह रहे हैं, ये जाइगोट आगे चल के एक पूरा प्लांट बनाने वाला है इस जाति का। तो इस लघु रूप जो इसका जो रूप है, इस छोटे रूप वाले जो आप ऐसे कह सकते हो कि छोटा प्लांट है जिसमें इतनी क्षमता है कि पूरे प्लांट को जो डेवलप कर सकता है। तो इसके डेवलप के लिए, इसके डेवलपमेंट के लिए, इसके परिवर्तन के लिए भोजन की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि मेन प्लांट से जो अलग होने वाला है। और अलग होने के बाद में ये कब तक, मतलब जब तक इसको अनुकूल परिस्थितियां जो है वो नहीं मिलती, तब तक जो इसके लिए भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और इसके लिए जो भोजन की व्यवस्था है वो की जाती है इस भ्रूण कोश के द्वारा, यानी प्राथमिक भ्रूण कोश जो केंद्रक है ये आगे चल के और एंडोस्पर्म में चेंज होने वाला। तो हम ये कह सकते हैं कि जाइगोट के लिए जो न्यूट्रिशंस का सोर्स है वो रहेगा भ्रूण कोश। और ये भ्रूण कोश का निर्माण जो द्वितीय केंद्र के द्वारा आफ्टर फर्टिलाइजेशन एक मेल गैमेट के साथ फ्यूजन करके निर्मित किया जाता है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एकमात्र एंजियोस्पर्म ही ऐसे प्लांट है जिनके अंदर एंडोस्पर्म जो है या भ्रूण कोश जो है वो 3n होता है। और इसका निर्माण आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद में होता है। और इसका निर्माण जो ट्रिपल फ्यूजन से होता है। और डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन का पाया जाना एकमात्र एंजियोस्पर्म का विशिष्ट लक्षण है। तो थोड़ा बहुत आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर एंजियोस्पर्म में ये त्रिगुणित है और निषेचन के बाद में बन रहा है, तो फिर जिम्नोस्पर्म, क्योंकि इससे पहले के प्लांट तो जिम्नोस्पर्म ही थे। एंजियोस्पर्म का विकास तो जिम्नोस्पर्म से ही हुआ, ओव्यूलेशन के द्वारा, जैविक विकास के द्वारा। तो एक जिम्नोस्पर्म में क्या होता है यहाँ समझना। तो जिम्नोस्पर्म में क्या होता है कि जिम्नोस्पर्म का जो ओव्यूल होता है जिसको हम बीजांड कह रहे हैं, इस बीजांड के अंदर यहाँ न्यूसेलस रहेगा। और न्यूसेलस में से ही एक ही, ध्यान रखना, उसमें भी एक ही मेगास्पोर जो बचेगा 4 में से। और ये एक मेगास्पोर जो विकसित होकर और बड़ा बन जाएगा। अब इसमें जो एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस जो है वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करके बहुत सारा उत्तक बनाएगा यहाँ पर। तो कहने वाला कि
यहाँ पर जो फीमेल गेमेटोफाइट बनेगा, जिसको हम फीमेल गेमेटोफाइट कह रहे हैं, जो एक मेगास्पोर से डेवलप हुआ है, वो बहुकोशिकीय होता है, मल्टीसेलुलर, बहुत ज्यादा सेल्स होती है इसके अंदर, जो हैप्लॉइड सेल्स होती है। लेकिन एंजियोस्पर्म में ये जो मैंने आपको बताया था कि 8 केंद्रकीय और 7 कोशिकीय होता है, तो थोड़ा रिड्यूस्ड होता है, सेल्स की संख्या सीमित होती है। और इसी सीमित सेल्स में से जो एक सेल्स जो बाद में आगे चल के एंडोस्पर्म बनाता है। तो यहाँ पर तो बहुत सारे, यानी फीमेल गेमेटोफाइट जो मल्टीसेलुलर है, बहुत सारी सेल्स है, हैप्लॉइड सेल्स। अब इसके अंदर स्त्री दानियां विकसित होगी, स्त्री दानियों के अंदर अंड कोशिका आएगी, फिर यहाँ से परागणों का अंकुरण होगा, गेमेट को यहाँ के अंदर छोड़ा जाएगा स्त्री दानियों के अंदर, और फिर यहाँ जो है वो फर्टिलाइजेशन होगा, सिंगल फर्टिलाइजेशन होगा, जिसके द्वारा जाइगोट बनेगा। इन स्त्री दानियों के अंदर अंड कोशिका जो बनेगी वो मेल गेमेट के साथ में फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बना लेगी। अब इस जाइगोट के लिए ये भी क्या करेंगे, ये बीज बनेगा डायरेक्टली, फ्रूट होते नहीं है जिम्नोस्पर्म में, तो ये ओव्यूल जो सीड्स में कन्वर्ट होगा, और सीड में कन्वर्ट होने के बाद में यहाँ पर भ्रूणकोश जो ये बाकी का जो शेष बच गया है, जो बाकी की सेल्स है, तो मल्टीसेलुलर जो फीमेल गेमेटोफाइट था उसमें से जाइगोट बन जाएंगे स्त्री दानियों के अंदर, और फिर इसके बाद में चारों तरफ का जो बाकी का जो ये ऊतक है, जो हैप्लॉइड टिश्यू है, वही आगे चल के और एंडोस्पर्म के रूप में काम आता है। तो कहने का मतलब कि एंडोस्पर्म का निर्माण निषेचन से पहले ही हो जाता है जिम्नोस्पर्म के अंदर, और निषेचन से पहले होने के साथ साथ में एक चीज और ध्यान रखना कि ये हैप्लॉइड होता है। कैसा होता है? हैप्लॉइड, यानी अगुणित होगा। ये जिम्नोस्पर्म में होगा, नहीं बीज यहाँ से अलग हो जाएगा, ये भोजन के रूप में इनके काम आ जाएगा। लेकिन जिम्नोस्पर्म में क्या है कि इसकी सेल्स की संख्या घट गई। फीमेल गेमेटोफाइट जो गुरु बीजाणु बड़ा था, उस गुरु बीजाणु के अंदर जो सिर्फ 8 केंद्रकीय 7 कोशिकीय जो है इतना ही डेवलप होते हैं। इतने डेवलपमेंट के बाद में फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद में ये जाइगोट बन गया, और यहाँ पर ये 3n जो है वो प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक बन गया। यहाँ पर 3n होने का भी एक एडवांटेज है कि 3n के अंदर वसा और जो भोज्य मतलब जो न्यूट्रिशंस होते हैं, फूड न्यूट्रिशंस होते हैं, उनकी मात्रा ज्यादा होती है। कहने मतलब कि ये जो टिश्यू बनेगा यहाँ पे, जिसको हम एंडोस्पर्म कह रहे हैं, ये टिश्यू जो थोड़ी मात्रा में भी ज्यादा एनर्जी मतलब अवेलेबल करवाएगा, और ज्यादा एनर्जी अवेलेबल करवाएगा तो यहाँ थोड़े भ्रूणकोश से ही काम चल जाएगा। इसलिए जो है ये एंजियोस्पर्म का ही मतलब जो एक एडवांटेज है कि त्रिगुणित भ्रूणकोश पाया जाता है, जो डबल फर्टिलाइजेशन के द्वारा बनता है। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। अब ध्यान रखना कि यहाँ पर ये प्राथमिक भ्रूणकोश कोशिका जो है या जो केंद्रक है, वही आगे चल के और एंडोस्पर्म या भ्रूणकोश में चेंज होने वाला है। ये संरचना ही आगे चल के और भ्रूणकोश में बदलेगी। तो अब देखो भ्रूणकोश किस किस तरीके से बनता है यहाँ पर, जो आगे चल के जाइगोट को जो फूड न्यूट्रिशन जो अवेलेबल करवाएगा। तो कितने प्रकार का भ्रूणकोश होता है समझिए। तो यहाँ अगर हम टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म की बात करें, भ्रूणकोश के प्रकार की बात करें, तो भ्रूणकोश वो एंजियोस्पर्म के जितने भी 250 जो है वो फैमिली लगभग मानी जाती है, तो उनमें जो है वो 3 टाइप का 3 प्रकार का होता है, जिनमें से फर्स्ट टाइप जो न्यूक्लियर होगा, जिसको हम केंद्रीय भ्रूणकोश कहेंगे, सेकंड जो होगा सेलुलर होगा, जिसको हम कोशिकीय भ्रूणकोश कहेंगे, और थर्ड जो होगा वो हेलोपियल होगा। मैं आपको बता दूं कि जितने कुल है उनमें से लगभग 162 जो कुल है उनके अंदर न्यूक्लियर प्रकार का मिलता है, और लगभग 70 फैमिली जो है एंजियोस्पर्म की, उनके अंदर जो है वो सेलुलर होगा, और लगभग 17 फैमिली जो है उनके अंदर जो है वो हेलोपियल प्रकार का मिलेगा। अब क्या होता है न्यूक्लियर, किस किस प्रकार से इनका डेवलपमेंट होता है, तो वो समझो आप। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियर की। तो न्यूक्लियर के अंदर क्या होगा कि ये मान लो फीमेल गेमेटोफाइट है, फर्टिलाइजेशन हो चुका है, यहाँ पर ये जाइगोट है, और जाइगोट के डेवलपमेंट से जस्ट पहले, थोड़ा सा पहले जो है वो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। और मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये 3n न्यूक्लियर है, जिसको हम प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्र कह रहे हैं। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियर बना था, जो ट्रिपल फ्यूजन से बना था, और इस ट्रिपल फ्यूजन की खोज जो मैंने आपको बताया था कि जो है स्ट्रासबर्गर ने की थी। अब समझो यहाँ पे ये केंद्रकीय में क्या होगा कि ये जो बनने वाले त्रिगुणित जो न्यूक्लियर है केंद्रक है, अब इसके अंदर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। क्या होगा? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन।
देखो क्या होता है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के अंदर कि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन जो है ये पूरी एक सेल ही है। इस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, यहाँ पर एक सेल बन चुकी है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ कैरियोकाइनेसिस भी हो चुका है और साइटोकाइनेसिस भी हो चुका है और इसके चारों तरफ एक वॉल भी बन गई है। जब एक सेल जो है ये सेल जब डिवीजन करती है तो अगर ये डिवीजन जब हो रहा है तो आपको पता है कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है। तो सबसे पहले कैरियोकेमी होगी, सॉरी कैरियोकाइनेसिस होगा, जिससे क्या होगा कि एक न्यूक्लियस जो दो न्यूक्लियस में चेंज होगा। फिर इसके बाद में हम जानते हैं कि डिवीजन के अंदर साइटोकाइनेसिस होता है और साइटोकाइनेसिस से क्या होगा कि कोशिका द्रव्य विभाजन भी हो जाएगा और फिर इसके अंदर मतलब जो वॉल निर्माण होगा और एक सेल जो दो सेल में चेंज हो जाएगी। लेकिन इसमें फ्री न्यूक्लियर में क्या होता है कि साइटोकाइनेसिस होता ही नहीं है, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होगा। पहले दो केंद्रक बनेंगे, फिर 4 बन जाएंगे, 4 से 8 बन जाएंगे, 8 से 16, 16 से 32। इस तरीके से ये लगातार डिवीजन करते रहेंगे, केंद्रकों का विभाजन होता रहेगा और केंद्रकों के विभाजन से यहाँ पर बहुत सारे केंद्रक बन जाएंगे। तो यहाँ मान के चलो कि इतने सारे केंद्रक जो इसके अंदर बन चुके हैं जो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से बने हैं और ये बहुत सारे केंद्रक इसके केविटी के अंदर जो डेवलप हो चुके हैं, जो एम्ब्रियो सेकी केविटी के अंदर बने। अब इसके बाद में क्या होगा कि इसके बीच में एक रेटियोल विकसित होगी जिसको हम रिक्तिका करें और ये रिक्तिका बड़ी होती जाएगी तो जितने भी न्यूक्लियस है उन सबको जो परिधि की तरफ धकेल देगी। याद रखना कि ये हम इसको माइक्रोपाइल वाली साइड मान रहे हैं और इसको हम केलेजा वाली साइड मान रहे हैं और ये माइक्रोपाइल वाले। तो यहाँ पर माइक्रोपाइल जहाँ पर जाइगोट है इस तरफ केंद्रक ज्यादा आ जाएंगे और एक केंद्रक जो इस तरफ जो न्यूक्लियस ज्यादा आ जाएंगे, परिधि की तरफ चले जाएंगे। बाकी भी रहेंगे लेकिन यहाँ थोड़े ज्यादा रहेंगे। तो इस तरीके से न्यूक्लियस हो गए इसके अंदर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के द्वारा। अब क्या होगा कि धीरे धीरे अब क्या होगा कि साइटोकाइनेसिस भी साथ में मतलब अब धीरे धीरे शुरू होगा और साइटोकाइनेसिस के द्वारा जो है कोशिका द्रव्य बढ़ता है मतलब बढ़ता शुरू हो जाएगा और सब न्यूक्लियस के पास में थोड़ा थोड़ा कोशिका द्रव्य जिसको हम साइटोप्लाज्म कह रहे हैं वो जमा हो जाएगा और फिर इसके बाद में भित्ति निर्माण होगा। तो भित्ति निर्माण जो शुरू होगा और एक चीज ध्यान रखना कि इस भित्ति का जो निर्माण हो सेंट्रीपिटल होता है। सेंट्रीपिटल का मतलब क्या है कि अभिकेंद्र यानी परिधि से केंद्र की ओर धीरे धीरे भित्ति का निर्माण होगा और धीरे धीरे भित्ति का निर्माण होते होते ये जो सेल्यूलर हो जाएगा। तो पहले फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के द्वारा न्यूक्लियर ही होगा, फिर बाद में जो है वो धीरे धीरे सेल्यूलर। मैं इसका एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि नारियल की बात करते हैं। तो नारियल के अंदर जो है अगर हम फ्रूट की बात करें, नारियल की जब वो 50 mm का होता है तो उसके अंदर पूरा एक जो है वो लिक्विड के रूप में जो है वो एंडोस्पर्म भरा होता है जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं जो त्रिगुणित होते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे नारियल का जो फ्रूट है वो 100 mm का होता है तब तक जो उसके अंदर सेंट्रीपिटल जो है वो वॉल निर्मित होनी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे ग्लूकोज जो है वो सेल्यूलर होने लग जाता है और फिर वो जो एक कच्ची गिरी के रूप में होता है जिसको हम नॉर्मली मारवाड़ी भाषा में चिटकी कहते हैं। तो वो चिटकी जो है वो फिर सेल्यूलर हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी केंद्र के अंदर जो है थोड़ा लिक्विड के रूप में ग्लूकोज तरल के रूप में रहता है जो हम पानी के रूप में यूज करते हैं। जब हम नारियल को फोड़ते हैं तो थोड़ा पानी भी निकलता है और अगर हम और मैच्योर फ्रूट की बात करें तो फिर वो पूरा सूख जाता है और उसके अंदर जो वसा वगैरह जो होती है वो इन सेल्स के अंदर जो स्टोरेज हो जाती है। तो ये न्यूक्लियर यानी न्यूक्लियर जो एंडोस्पर्म है उसका एग्जांपल मैंने आपको दे दिया नारियल जो हम नॉर्मली देखते हैं जिंदगी में। अब हम बात करते हैं दूसरे की जिसको हम कह रहे हैं सेल्यूलर। तो देखो सेल्यूलर में क्या होता है कि ये जो एम्ब्रियो सेक है ये जाइगोट है और यहाँ पर ये एक 3 एंड न्यूक्लियस है जिसको हम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियर कह रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि पहले डिवीजन होगा तो 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। अब ध्यान रखना कि इसके अंदर जितने डिवीजन होने हैं उसमें साथ साथ में यानी न्यूक्लियस डिवीजन हो गया तो साइटोकाइनेसिस भी साथ साथ में चलेगा और साइटोकाइनेसिस जब साथ साथ में चलेगा तो भित्ति निर्माण भी साथ साथ चलेगा। तो भित्ति भी साथ साथ में बढ़ती रहती है और पूरा भ्रूणपोष यानी कहने का मतलब है कि पूरा भ्रूणपोष बनते समय ही सेल्यूलर होता है, भित्ति भी साथ साथ में बढ़ती रहती है और सेल्स बनती जाती है तो सेल्यूलर हो जाता है। तो ये हो गया आपका सेल्यूलर। तीसरा जो हेलोबियल, तो हेलोबियल में क्या होता है वो समझो। हेलोबियल में जो है वो सबसे पहले इस त्रिगुणित केंद्र के अंदर एक डिवीजन होगा, उस डिवीजन के द्वारा 2 न्यूक्लियर बन जाएंगे। अब एक तो
कैलेजा साइड चला गया, एक आ जाएगा इस तरफ, तो ये ऊपर चला गया, यहाँ 3n, और ये आ गया यहाँ पर माइक्रोपाइल साइड की तरफ, यानी हम जाइगोट के पास की बात करें। तो अब क्या होगा कि यहाँ प्री न्यूक्लियर डिवीजन शुरू होगा और प्री न्यूक्लियर डिवीजन के द्वारा यहाँ वॉल का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ वॉल बन गई, तो ये हो गया सेलुलर, और इस तरफ प्री न्यूक्लियर डिवीजन के द्वारा सिर्फ न्यूक्लियस ही बनेंगे। तो दो चैम्बर बन गए यहाँ पे, ऊपर वाला चैम्बर सेलुलर की तरफ जो है वो न्यूक्लियर होगा, और माइक्रोपाइल की तरफ वाला जो चैम्बर है इसमें जो सेल्स होगी वो सेलुलर होगी। तो ये दोनों का मिश्रित रूप है, हम ये कहेंगे कि दोनों का बीज का रूप है, जिसमें न्यूक्लियस भी होते हैं, फिर मतलब जो न्यूक्लियस भी होता है, न्यूक्लियर भी होता है और सेलुलर भी होता है। तो दोनों प्रकार का मिक्सित या हम इसको मिश्रित रूप कह सकते हैं, जिसमें दोनों प्रकार की सेल्स वो पाई जाती है, यानी सेलुलर भी होता है और न्यूक्लियस युक्त न्यूक्लियर भी होता है। तो ये आपके हेलोजन गण के अंदर पाया जाता है। तो एक बीजपत्री के कुछ गण होते हैं, उनके अंदर 17 फैमिली के अंदर। तो ये 3 प्रकार के जो है वो प्रोटोस हो गए। अब ध्यान दो यहाँ पे कि जैसे एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हो जाता है, उसके साथ साथ में जाइगोट का भी डेवलपमेंट हो जाता है, और जाइगोट जो है, ये जो जाइगोट है वो आगे चल के और एम्ब्रियो में चेंज हो जाएगा। एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो बन गया। अब आपको पता है कि एम्ब्रियो बनने के बाद में जो ओव्यूल है वो आगे चल के पूरा सीड में चेंज हो जाएगा, और ओवेरी जो आगे चल के फ्लूइड में चेंज हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान रखना कि एंडोस्पर्म जो है, अब जैसे ही जाइगोट कंप्लीट एम्ब्रियो में चेंज होता है, तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर एंडोस्पर्म जो थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। कहने का मतलब कि एम्ब्रियो बनने तक वो पूरा खत्म नहीं होता, शेष बचा रह जाता है। और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान जो है वो पूरा एंडोस्पर्म या भ्रूणकोश जो यूज हो जाता है। तो इसके आधार पर अगर मैं सीड की बात करूं या बीज की बात करूं कि ये बीज जो है एंडोस्पर्म की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर जो सीड्स है वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं एंडोस्पर्मिक सीड, जिनको हम भ्रूणकोशी और दूसरे हैं इनको हम कहेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। तो क्या फर्क है इनके अंदर समझना कि अगर बीज बनने के बाद में एम्ब्रियो के पूरे डेवलपमेंट होने के बाद में भी अगर बीज के अंदर एंडोस्पर्म मौजूद है, इसका मतलब एंडोस्पर्म जो थोड़ा ज्यादा मात्रा में बना था, ऐसे बीज को हम जो एंडोस्पर्मिक कहेंगे। इन बीजों के अंदर भ्रूणकोश पाया जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अरंडी, गेहूं, नारियल, इनके अंदर जो अनाज वाले जितने भी है, मक्का, इन सब के अंदर जो एंडोस्पर्म बचा रहता है। और ये एंडोस्पर्म जो हम खाने के रूप में यूज करते हैं, ज्यादा पौष्टिक होता है। ये जैसे मक्के को आप जो गर्म करते हो तो उसमें से जो पॉपकॉर्न बनता है, तो एंडोस्पर्म वाला भाग जो है वो फूल जाता है, जिसको हम भ्रूणकोश कहते हैं। अब हम दूसरा नॉन एंडोस्पर्म की बात करें, तो इनमें क्या होता है कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान जो है वो पूरा एंडोस्पर्म यूज हो जाता है, भ्रूणकोश यूज हो जाता है, अब कुछ नहीं बचता। तो इनके अंदर जो है वो फूड स्टोरेज जो होता है वो इनके बीज पत्र जो होते हैं बीज पत्रों में हो जाता है, और एंडोस्पर्म जो कम्प्लीटली खत्म हो जाता है। इसके मैं एग्जांपल आपको दूं तो द्विबीजपत्री। तो द्विबीजपत्री में अगर मैं बात करूं तो मटर, चना, जितनी भी दालें होती है उन दालों के अंदर भ्रूणकोश बिल्कुल भी नहीं होता है। इनको हम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स कहते हैं। इनका जो एंडोस्पर्म वो सारा का सारा एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान कंप्लीटली यूज हो जाता है। तो ये 2 टाइप के सीड्स हो गए एंडोस्पर्म की प्रेजेंट या एब्सेंट के आधार पे। तो धन्यवाद। यहाँ मैं एक बात और कहूँगा कि ये जो हमारी मेहनत है आप तक पहुँच रही है, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दो, ताकि जो हमें थोड़ा हौसला मिलता रहे और हम और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी मेहनत करके और आप तक वीडियो पहुँचाते रहे। तो लाइक